आज का हमारा टॉपिक है COPD मीन्स क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज। तो इस वीडियो को ज्यादा लॉन्ग नहीं बनाऊंगा बिकॉज इस डिसऑर्डर के अंदर आने वाले सभी डिसीज को सेपरेट बनाया हुआ है। तो उन सभी डिसीज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या मेरे चैनल पर जाकर मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का जो प्लेलिस्ट है उसे खोलकर वहां से भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन डिस्कस करेंगे COPD होता क्या है। तो COPD को क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिसीज या क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिसीज या फिर क्रोनिक एयर फ्लो लिमिटेशन के नाम से जाना जाता है। यह एक रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर का ग्रुप है जिसमें एयर फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन होने लगता है। मींस लंग्स के एयरवे में जितना एयर पास होनी चाहिए उतना एयर पास नहीं हो पाता है। तो इस डिसऑर्डर में कॉमन डिसीज जैसे कि इन्फाइसीमा, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस और अस्थमा जैसी डिसीज इंक्लूड है। तो ये तीन इसकी मेन डिसीज है, इसे आप अपनी नोटबुक पर नोट कर लें। ये सभी डिसीज क्या करते हैं कि जो लंग्स में ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स और एल्वियोलाई इसमें ऑब्स्ट्रक्शन होने लगते हैं जिसके कारण एयरवे में लिमिटेशन होने लगता है। मींस जितना एयर पास होना चाहिए ऑब्स्ट्रक्शन के कारण उतना एयर पास नहीं हो पाता है। इसी कंडीशन को COPD कहा जाता है। नेक्स्ट अब इसकी इटियोलॉजी और रिस्क फैक्टर को डिस्कस करेंगे, मतलब कि इसके क्या कारण है और ऐसी कौन कौन सी रिस्क फैक्टर है जो COPD कॉज करता है। तो इसका पहला पॉइंट है सिगरेट स्मोकिंग। जो भी पर्सन लंबे समय से सिगरेट स्मोकिंग करता आ रहा हो तो उसका क्या होता है कि जो ब्रोंकियल वाल होता है वो डैमेज होने लगता है जिसके कारण वहाँ पर इन्फ्लेमेशन होती है और इन्फ्लेमेशन के कारण वहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन होने लगती है। तो इस वजह से COPD हो सकते हैं। तो सिगरेट स्मोकिंग इसकी मेन कॉजेज है। नेक्स्ट पॉइंट है क्रोनिक रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन, मतलब कि वैसा इन्फेक्शन जो लंबे समय से हो। यहाँ पर एक एग्जाम्पल से समझा देता हूँ, जैसे कि किसी को साइनोसाइटिस है और ये बीमारी काफी लंबे समय से हो, जैसे किसकी 5-6 महीने से लगातार फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन होता आ रहा हो, तो इस कंडीशन में COPD हो सकते हैं। एक्सपोजर ऑफ इरिटेंट्स, यहाँ पर इरिटेंट्स का मतलब ये होता है कि कोई हार्मफुल केमिकल हो या एल्कोहलिज्म करता हो, मतलब कि ड्रिंकिंग करता हो या फिर स्मोकिंग करता हो या फिर ऐसा कोई चीज जो हमारे लंग्स को इरिटेट करता हो जैसे कि धूल मिट्टी। तो इन सब चीजों से हमारे लंग्स का वाल डैमेज होने लगती है जिसके कारण से COPD होता है। नेक्स्ट पॉइंट है अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी। तो ये एक हार्मोन है जो हमारा लीवर है वो प्रोड्यूस करता है, तो इसकी डेफिशिएंसी के कारण COPD हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अनट्रीट अस्थमा या क्रोनिक ब्रोंकाइटिस या इन्फाइसीमा। ये सब जो डिसीज है COPD के अंदर, इसको ट्रीट नहीं होने के कारण, मतलब कि ये सब डिसीज को सही से इलाज नहीं किया जाए तो COPD कॉज करता है। नेक्स्ट इसकी कुछ रिस्क फैक्टर हैं जैसे कि एयर पोल्यूशन। तो एयर पोल्यूशन के वजह से भी COPD होने का बहुत ज्यादा चांस होता है और ये जेनेटिक भी हो सकते हैं और एज भी मैटर करता है। अगर किसी व्यक्ति का एज मोर देन 40 हो, मतलब कि 40 से ज्यादा हो, तो उस पर्सन का जो इम्यून सिस्टम है वो धीरे धीरे लो होने लगते हैं, उनकी लाइफ स्टाइल सही नहीं होता है, तो उस तरह के पर्सन में COPD होने का चांस होता है। नेक्स्ट अब बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी के बारे में, मतलब कि ये डिसीज कैसे एराइज होती है, मतलब कि किस तरह से क्रिएट होती है। तो इसका पैथोफिजियोलॉजी इसके डिसीज कंडीशन पर डिपेंड होता है, मतलब कि जिस तरह का डिसीज हो उस तरह का इसका पैथोफिजियोलॉजी होंगे। मतलब कि COPD का स्पेशल कोई पैथोफिजियोलॉजी नहीं है, वो डिसीज कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर किसी को क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के कारण COPD हो रहा है तो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस का पैथोफिजियोलॉजी लिखेंगे। अगर इन्फाइसीमा के कारण COPD हो रहे हैं तो इन्फाइसीमा का पैथोफिजियोलॉजी लिखेंगे। अगर अस्थमा के कारण COPD हो रहे हैं तो अस्थमा के पैथोफिजियोलॉजी लिखेंगे, मतलब कि सभी का अलग अलग लिखेंगे। इन सभी का पैथोफिजियोलॉजी स्टडी करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके इन सभी का पैथोफिजियोलॉजी स्टडी कर लें और अपने नोटबुक में लिख लें। नेक्स्ट अब इसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन को डिस्कस करते हैं, मतलब कि इसकी क्या क्या साइन और सिम्टम होती है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो इसका पहला पॉइंट है कफ। तो COPD के अंदर कफ प्रोडक्टिव भी हो सकते हैं और नॉन प्रोडक्टिव भी हो सकते हैं और ज्यादातर इसमें प्रोडक्टिव कफिंग होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है डिजनिया। डिजनिया का मतलब होता है डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग,
मतलब कि ब्रीथ लेने में प्रॉब्लम होता है, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। तो जिस भी पर्सन को ब्रीथिंग में प्रॉब्लम हो रही है तो इसका सिम्टम ये भी हो सकता है कि उसे सीओपीडी हो। नेक्स्ट पॉइंट है व्हीजिंग। व्हीजिंग का मतलब होता है विस्लिंग वाली साउंड, मतलब कि जैसे विसिल का साउंड होता है उस तरह का साउंड आता है हमारे लंग से। जब भी सीओपीडी वाले पेशेंट ब्रीथिंग करेगा तो उसका लंग से विस्लिंग वाली साउंड आती है। नेक्स्ट पॉइंट है क्रैकल ब्रीथ साउंड। तो सीओपीडी के अंदर जो सिम्टम होते हैं उसका लंग का जो साउंड हो वो क्रैकल भी हो सकते हैं, मतलब कि जब ब्रीथिंग करता हो तो उस टाइम क्रैकल्स का साउंड आता हो। नेक्स्ट पॉइंट है फटीग। तो सीओपीडी वाले पेशेंट में फटीग जैसी फीलिंग भी आती है क्योंकि उसे प्रॉपर ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं मिल रहा है, मतलब कि बॉडी को जितना डिमांड है ऑक्सीजन का उसे उतना मिल नहीं पा रहा है, जिसके कारण फटीग वाली फीलिंग आती है। नेक्स्ट पॉइंट है वेट लॉस। तो सीओपीडी के कंडीशन में पेशेंट का वेट लॉस भी होने लगता है। नेक्स्ट पॉइंट है चेस्ट टाइटनेस, मतलब कि पेशेंट को ऐसा फील होता है उसका जो चेस्ट है वो पूरी तरह से टाइट हो चुकी है, मतलब कि खिंचाव जैसा फील होने लगता है। नेक्स्ट पॉइंट है थोरेसिक डिफॉर्मिटीज, मतलब कि बैरल चेस्ट। बैरल चेस्ट मतलब कि जो चेस्ट है वो फ्लैट हो जाता है और थोड़ा चौड़ा हो जाता है, इसी चीज को बैरल चेस्ट कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है पिटिंग एडिमा। पिटिंग एडिमा का मतलब है हमारे बॉडी में स्वेलिंग हो जाती है और वहाँ पर जब अपने फिंगर से प्रेस करते हैं वहाँ पर गड्ढे जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है, इसी को पिटिंग एडिमा बोलते हैं। तो सीओपीडी के कंडीशन में पिटिंग एडिमा भी होते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इसकी डायग्नोस्टिक एवल्यूशन की, मतलब कि सीओपीडी के कंडीशन में कौन कौन सी टेस्ट किया जाता है। तो इसका सबसे पहला पॉइंट है हिस्ट्री टेकिंग। हिस्ट्री टेकिंग एक प्रोसेस है जिसमें पेशेंट से उसकी पुरानी मेडिकल प्रॉब्लम, सिम्टम्स, लाइफ स्टाइल, हैबिट्स और फैमिली हिस्ट्री के बारे में पूछा जाता है। इससे क्या होता है कि पेशेंट का कंडीशन को समझने में मदद मिलती है और डायग्नोस का सही डायरेक्शन मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है फिजिकल एग्जामिनेशन। वैसे तो फिजिकल एग्जामिनेशन में हेड से टोए तक एग्जामिनेशन किया जाता है, लेकिन पेशेंट है सीओपीडी का तो सीओपीडी डिसीज है रिस्पायरेटरी सिस्टम का, मतलब कि लंग्स की, इसमें स्पेशली लंग्स को एग्जामिन करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आर्टियल ब्लड गैसेज, मतलब कि ABG। तो इस टेस्ट से ब्लड में पीएच लेवल, O2 लेवल, CO2 लेवल और एसिड बेस बैलेंस को देखा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है CBC, मतलब कि कंप्लीट ब्लड काउंट। इसमें स्पेसिफिक इन्फेक्शन को देखा जाता है कि किस वजह से सीओपीडी काउज हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है स्पुटम एनालिसिस। इसमें क्या होता है कि पेशेंट का जो भी स्पुटम है उसे कलेक्ट करके लैब में टेस्ट किया जाता है और इसमें भी स्पेसिफिक इन्फेक्शन का पता लगाते हैं कि कौन ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो सीओपीडी काउज कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है चेस्ट एक्सरे। ये एक इमेजिंग टेस्ट है जिसमें पेशेंट का चेस्ट का एक्सरे किया जाता है, इमेजिंग किया जाता है, जिससे पता लगता है कि उसे चेस्ट में क्या प्रॉब्लम है। नेक्स्ट पॉइंट है सीटी स्कैन। ये भी एक इमेजिंग टेस्ट है जिसमें पेशेंट का कंफर्म डायग्नोस किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। इसे लंग्स फंक्शन टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। ये जो टेस्ट है स्पायरोमेट्री एक डिवाइस से किया जाता है जिसमें पेशेंट को कहा जाता है कि इसमें जोर से अपनी ब्रीथिंग को एक्सहेल करे, जिससे लंग्स का कैपेसिटी का पता लग जाता है, मतलब कि लंग्स का क्या कैपेसिटी है, कितना एयर इंटर हो रहा है और कितना छोड़ रहा है, या उसकी लंग्स का वाल कितना मजबूत है। नेक्स्ट पॉइंट है ECG यानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। वैसे तो सीओपीडी लंग्स का डिसीज है, कभी कभी क्या होता है कि ये हार्ट पर भी इफेक्ट करता है, इसलिए हार्ट की एक्टिविटी को मॉनिटर करने के लिए ECG करते हैं। नेक्स्ट अब बात करते हैं इसकी मैनेजमेंट की। तो इसकी मैनेजमेंट तो क्योर नहीं है, इस डिसीज को बढ़ने से रोका जा सकता है, इसकी सिम्टम को मैनेज किया जा सकता है। तो मैनेजमेंट में सबसे पहले हम मेडिकल मैनेजमेंट की बात करेंगे, उसके बाद सपोर्टिव केयर की बात करेंगे। सपोर्टिव केयर मतलब कि वैसा केयर जो बिना मेडिसिन से हम ट्रीट करते हैं। तो सबसे पहले हम मेडिकल मैनेजमेंट देखते हैं। तो मेडिकल मैनेजमेंट का पहला पॉइंट है एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक क्या करता है कि जो भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उसे रिड्यूस करता है, उसे किल करता है। इसका एग्जाम्पल है एमोक्सिसिलिन और एजिथ्रोमाइसिन। नेक्स्ट पॉइंट है ब्रोंकोडायलेटर। ब्रोंकोडायलेटर एक ऐसी मेडिसिन है जो ब्रोंकियल ट्यूब को रिलैक्स करके उसे खोल देता है ताकि सांस लेने में आसान हो। इसका एग्जाम्पल है डेरिफाइलिन। नेक्स्ट पॉइंट है कॉर्टिकोस्टेरॉइड। कॉर्टिकोस्टेरॉइड क्या करता है कि जो भी इन्फ्लेमेशन होती है
उसे रिड्यूस करता है। इसका एग्जांपल है ब्यूटेसोनाइड। नेक्स्ट पॉइंट है एक्सपेक्टोरेंट्स। ये क्या करता है कि जो सिक्रेशन है उसे रिमूव कर देता है। इसका एग्जांपल है गुआइफिनासिन। नेक्स्ट अब इसकी सपोर्टिव केयर डिस्कस कर लेते हैं। तो सपोर्टिव केयर का पहला पॉइंट है ऑक्सीजन थेरेपी। सीओपीडी के पेशेंट में उसका जो लंग्स होता है काफी वीक हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि बॉडी का प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। तो जो ऑक्सीजन थेरेपी है वो ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन करके रखता है ताकि जो हमारी बॉडी को जरूरी ऑक्सीजन है वो ले सके। इसका एक एग्जांपल देते हैं, जैसे कि आपके पास मोबाइल है और उसका बैटरी लो हो चुका है, तो मोबाइल की बैटरी को चार्ज करने के लिए चार्जर की जरूरत पड़ती है। ठीक वैसे ही लंग्स को चार्ज करने के लिए ऑक्सीजन थेरेपी की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट पॉइंट है ब्रीथिंग एक्सरसाइज। तो सीओपीडी में लंग्स प्रॉपरली ऑक्सीजन को ऑब्जर्व नहीं कर पाता है और ब्रीथिंग मसल काफी वीक हो जाती है। मतलब कि जो ब्रीथिंग में मदद करने वाली मसल है वो काफी कमजोर हो जाती है। तो इसलिए हम ब्रीथिंग एक्सरसाइज देते हैं ताकि लंग्स की स्ट्रेंथ को बढ़ाया जा सके और लंग्स तक ऑक्सीजन पहुंचाया जा सके, जिससे पेशेंट की लंग्स फंक्शन ओवरऑल इंप्रूव हो ही जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है चेस्ट फिजियोथेरेपी। इससे क्या होता है कि हमारे लंग्स का जो एयरवे है इससे क्लियर हो जाता है और ऑक्सीजन का फ्लो बेटर होता है, मतलब कि इंप्रूव हो जाता है। और चेस्ट फिजियोथेरेपी से ये भी होता है कि जो हमारे लंग्स में म्यूकस है यानी बलगम है उसे इफेक्टिव तरीके से बाहर निकाला जा सकता है, जो सीओपीडी पेशेंट में कॉमन होता है। और यही म्यूकस अंदर रह जाता है तो एयरवे को ब्लॉक कर देता है, जिससे ब्रीथिंग में डिफिकल्ट हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है ह्यूमिडिफायर। ह्यूमिडिफायर एक डिवाइस है जिसमें मॉइस्चर रिलीज करता है, मतलब कि वाटर वेपर रिलीज करता है, जिससे एयर को मॉइस्ट रखता है और ड्राई एयर से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है जैसे कि इरिटेशन, डिस्कम्फर्ट, इसको कम करता है। नेक्स्ट पॉइंट पोजीशन। तो पेशेंट को हाई फॉलोर पोजीशन देंगे ताकि उसे ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होती है, तो जो हाई फॉलोर पोजीशन है ब्रीथिंग इंप्रूव होता है, मतलब कि सांस लेने की प्रॉब्लम दूर हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है न्यूट्रिशन पैटर्न। तो इसमें जो पेशेंट का डाइट है उसे बैलेंस रखेंगे ताकि उसे किसी तरह का वीकनेस फील ना हो या वेट लॉस जैसी समस्या ना हो। नेक्स्ट पॉइंट है अवॉइड स्मोकिंग। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। स्मोकिंग को अवॉइड नहीं करता है तो उसे सीओपीडी कभी ठीक नहीं हो पाएगा, तो उससे सीओपीडी बढ़ता ही जाएगा। तो स्मोकिंग को स्ट्रिक्टली अवॉइड करना है, उसे छोड़ना है। नेक्स्ट पॉइंट है अवॉइड पॉल्यूटेड एरिया। पेशेंट को पॉल्यूटेड एरिया में जाने से मना करेंगे, उसे अवॉइड करने के लिए बोलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है रेस्ट एंड स्लीप। तो सीओपीडी के पेशेंट को रेगुलर रेस्ट देना बहुत जरूरी होता है ताकि उसका जो मसल है या ऑर्गन है उसे रिकवर करने में टाइम मिले। अगर वो कंटिन्यूअसली ओवर एक्सटेंशन होता है तो उनकी बॉडी ज्यादा फटीग हो सकती है, तो उसकी ब्रीथिंग में भी प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब उसकी मुश्किलें और बढ़ सकती है। और स्लीपिंग से बॉडी को रिपेयर करने में टाइम मिलता है और लंग्स को भी रेस्ट मिलता है। रात को अच्छी नींद लेने से उसकी इम्यून सिस्टम भी स्ट्रांग होती है, जो इन्फेक्शन को प्रिवेंट करता है। नेक्स्ट पॉइंट है क्लैम एंड क्वाइट इन्वायरमेंट। क्लैम और क्वाइट इन्वायरमेंट में बॉडी रिलैक्स होती है और ब्रीथिंग पैटर्न भी नेचुरली स्लो और कंट्रोल हो जाते हैं और उसकी ओवरऑल कंफर्ट लेवल जो होती है इंप्रूव हो जाती है। लास्ट पॉइंट है पर्सनल हाइजीन। तो पेशेंट को अपनी पर्सनल हाइजीन मेंटेन करके रखना चाहिए ताकि सेकेंडरी इन्फेक्शन से वो प्रिवेंट कर सके। नेक्स्ट अब इसकी कॉम्प्लिकेशन की बात करते हैं। तो इसका पहला जो कॉम्प्लिकेशन है कोर पल्मोनाले, मतलब कि हार्ट में जो राइट साइड होती है वो फेल हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है रिस्पिरेटरी फेलुअर। नेक्स्ट पॉइंट न्यूमोथैरेक्स। नेक्स्ट पॉइंट हाइपोक्सिया। लास्ट पॉइंट पल्मोनरी हाइपरटेंशन। तो ये सब इसकी कॉम्प्लिकेशन है। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।